हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के टॉप 15 इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। और ये हमारे मास्टर क्लास का सबसे पहला वीडियो है। इस वीडियो की खासियत यह होगी कि प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताए जाएंगे जो कि उसी क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे और कंप्यूटर की जानकारी आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आप पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। बिना स्किप किए हुए तक आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये सारी जानकारियां आसानी से मिल सके। आपको बता दें कि इस पूरे वीडियो का यही माध्यम है कि आपको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दिया जाए ताकि आपके वन डे एग्ज़ाम या जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड आप कोर्स कर रहे हैं उसकी जानकारी आपके पास बहुत ज़्यादा हो सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के बने हुए बटन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे एक्टिव कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा ताकि इस तरह का नया नया वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहूँ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सबसे पहला यहां पर प्रश्न दिया हुआ है, सुपर कंप्यूटर की गति मापने की इकाई क्या है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर जो है यहाँ पर सुपर कंप्यूटर की बात हो रही है। कंप्यूटर की अगर बात करें तो आजकल आपको हर जगह पर कंप्यूटर देखने को मिल जा रहा है। आजकल सारी क्रियाएं जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रही हैं और इन सभी कंप्यूटर्स के अंतर्गत सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कहा जाता है। इसे हम हिंदी में महासंगणक के नाम से जानते हैं। और प्रश्न देखिए बना हुआ है, सुपर कंप्यूटर की गति मापने की इकाई क्या है। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, सबसे पहला ऑप्शन है मेगा हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है मेगा फ्लॉप, तीसरा ऑप्शन है फ्लॉप और चौथा ऑप्शन है टेरा फ्लॉप। तो आपको अपने नोटबुक पर इसका राइट आंसर लिख लेना है कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। और उसके बाद आप मेरे बताने के पहले ही राइट आंसर अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा ताकि वीडियो के अंत में आप मिला सके कि आपने इन 15 टॉप क्वेश्चंस में कितना सही क्वेश्चन किया है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा वीडियो जो है सभी प्रश्न के बाद एक आपको स्पेशल स्लाइड मिलेगी जिस पर आपको सारी जानकारियां मिलेंगी। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं कि सुपर कंप्यूटर जो है इसकी गति किस में मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जी हाँ दोस्तों, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मापा जाता है फ्लॉप में। फ्लॉप जो है यह सुपर कंप्यूटर के गति को मापने की इकाई है, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है मेगा हर्ट्ज, मेगा फ्लॉप और टेरा फ्लॉप। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि मेगा फ्लॉप भी सुपर कंप्यूटर की गति को मापने की इकाई होती है जबकि टेरा फ्लॉप भी होती है। तो ये वास्तविक जो सुपर कंप्यूटर के गति को मापने की इकाई होती है वह होता है फ्लॉप। और जैसे जैसे सुपर कंप्यूटर की क्वालिटीज बढ़ते जाती है, उसकी गति बढ़ती जाती है, तो उसको अलग अलग मेगा फ्लॉप, टेरा फ्लॉप, गीगा फ्लॉप फ्लॉप इत्यादि यूनिट में मापने का काम किया जाता है। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया हुआ है सुपर कंप्यूटर की गति मापने की इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड फ्लॉप। यहाँ पर देखिए सुपर कंप्यूटर के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जून 2020 के आंकड़ों के आधार पर फुगाकू जापान, फुगाकू जो ये सुपर कंप्यूटर है ये जापान द्वारा बनाया गया है, वर्तमान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। और इसकी जो टॉप स्पीड है वह है 415.5 एफ फ्लॉप यानी पेटा फ्लॉप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 415.5 पेटा फ्लॉप्स इसकी हाई स्पीड है और यह बहुत ही ज़्यादा जो है आपको बहुत ही तेज़ काम करके ये आपको मिल जाता है। अभी जून 2020 के आंकड़ों के आधार पर फुगाकू जो जापान का कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, इसको सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का दर्जा दिया गया है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर वर्तमान में प्रत्यूष है और इसकी टॉप स्पीड जो है वह है 42.46 यानी 42.56 टेरा फ्लॉप है। जी हाँ दोस्तों, यह टी फ्लॉप है
जबकि आपका फुगाकू जो है यह पी फ्लॉप इसकी स्पीड है। यानी कि भारत की तुलना में जो फुगाकू सुपर कंप्यूटर है इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। आगे चलते हैं हम लोग अपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। दोस्तों बहुत ही खास यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन पॉइंटर डिवाइस है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जो नीचे नाम दिए गए हैं इनमें कौन पॉइंटर डिवाइस है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पॉइंटर डिवाइस हम उसे कहते हैं जो स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट, किसी ऑप्शन, किसी आइकन या फिर कहीं पर क्लिक करके, पॉइंट करके और अपना काम करता है। तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिल गए हैं माउस, लाइट पेन, टच पैड और ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि ये सभी के सभी नाम जो दिए हुए हैं इनपुट डिवाइस में, माउस, लाइट पेन और टच पैड, ये सब के सब पॉइंटर डिवाइस की श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। निम्न में कौन पॉइंटर डिवाइस है, तो यहाँ पर तीनों ही सही है, माउस भी सही है, लाइट पेन भी सही है और टच पैड भी सही है। इसलिए यहाँ पर उत्तर राइट जो हो जाएगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दी हुई है कि माउस का आविष्कार सबसे पहली बार डगलस इंजेलबर्ट ने 1946 में किया था। जी हाँ दोस्तों, 1946 के अंतर्गत सबसे पहली बार डगलस इंजेलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। और आपको जान करके बिल्कुल हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे पहला जो माउस बनाया गया था वो लकड़ी का बनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात दिया हुआ है, टच पैड का आविष्कार अपोलो कंपनी द्वारा 1982 में किया गया था। यहाँ पर देखिए अपोलो कंपनी की अगर बात करें तो अपोलो कंपनी को 1980 में जो है वो स्थापित किया गया था और इसने 1982 के अंतर्गत सबसे पहली बार टच पैड का आविष्कार किया था। आपको एक बात और यहाँ पर खास बता दें कि सबसे पहला जो दुनिया का टच पैड था वो डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए था और यह जो है आपके कीबोर्ड के दाहिनी तरफ दे करके और इसको बनाया जाता था। आजकल आप जब लैपटॉप खरीदते हैं तो कीबोर्ड के ठीक नीचे सेंटर में आपको या किसी 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 कंपनी में थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट जो है इसको शिफ्ट करके टच पैड मिल जाता है। टच पैड के अंतर्गत आपको दो बटन मिलते हैं, जैसे कि माउस में आपको दो बटन मिलते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन। ठीक उसी तरह से आपको टच पैड के अंतर्गत भी दो बटन मिल जाते हैं, जिसका आविष्कार किया है अपोलो कंपनी ने 1982 के अंतर्गत। और अपोलो कंपनी की स्थापना की गई है 1980 में। थर्ड नंबर यहाँ पर देखिए बहुत ही खास लिखा है, लाइट पेन का आविष्कार बेन गुर्ले ने किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बेन गुर्ले जो हैं इन्होंने 1959 के अंतर्गत लाइट पेन का आविष्कार किया है। लाइट पेन को हम इलेक्ट्रॉनिक पेन के नाम से भी जानते हैं और यह भी एक तरह का पॉइंटर डिवाइस है जिसे स्क्रीन पर टच करा करके यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। माउस का आविष्कार डगलस इंजेलबर्ट ने 1946 में किया था। टच पैड का आविष्कार अपोलो कंपनी जो कि 1980 में बनी थी इसके द्वारा 1982 में किया गया था। और लाइट पेन जिसे कि इलेक्ट्रॉनिक पेन कहते हैं, इसका आविष्कार बेन गुर्ले ने 1959 में किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर बहुत ही खास प्रश्न दिया हुआ है, कलर प्रिंटर के कार्टेज में टोनर किस कलर का होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खास प्रश्न है, बिल्कुल ही यूनिक क्वेश्चन है और इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। कलर प्रिंटर के कार्टेज में टोनर किस कलर का होता है, तो आप यहाँ पर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ब्लैक, व्हाइट एंड रेड। तीसरा दिया हुआ है सियान, मैग्नेटा और येलो। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है स्काई ब्लू, ऑरेंज और येलो। तो आपको बताना है कि कलर प्रिंटर के कार्टेज में टोनर किस कलर का होता है। आपको बता दें कि कलर प्रिंटर में जो प्रिंटर का हेड होता है उसी को हम कार्टेज के नाम से जानते हैं और वहां पर अलग अलग कॉलम्स में टोनर बना हुआ होता है जिसमें कि कलर फिल किया गया रहता है और वही जो है कार्टेज की सहायता से किसी भी
डेटा को मल्टीपल कलर में आपको प्रिंट करके देता है। तो यहाँ पर बहुत ही खास प्रश्न है, उसमें कौन कौन सा कलर होता है। तो आई होप कि आपने बिल्कुल राइट आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। जी हाँ दोस्तों, तीसरे नंबर का जो यह आंसर है बिल्कुल ही सही है। सियान, मैग्नेटा और येलो, ये तीन कलर मिल करके आपको रंगीन चित्र दिखाने का कलर प्रिंटर में काम करते हैं। जबकि अगर कलर मॉनिटर की बात करें तो कलर मॉनिटर में आपको तीन कलर मिल जाते हैं जो कि RGB के नाम से जाने जाते हैं, जिनको हम रेड, ग्रीन और ब्लू कहते हैं। सबसे पहला जो दुनिया का मॉनिटर था वह जो है मोनोक्रोम मॉनिटर कहलाता है और उसे हम ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर के नाम से भी जानते हैं। जबकि जब से कलर मॉनिटर आया उसमें हम RGB कलर का यूज देखते हैं। जबकि यहाँ पर जो कलर प्रिंटर की बात की गई है, कलर प्रिंटर के कार्टेज में टोनर किस कलर का होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सियान, मैग्नेटा और येलो। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खास बात दी हुई है, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो किसी डेटा को हार्ड कॉपी में आउटपुट करने का काम करता है। हार्ड कॉपी जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन आउटपुट की जाती है वो किसी न किसी पेज पर छप करके आता है, इसलिए प्रिंटर को हम हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जबकि मॉनिटर स्क्रीन पर जो भी सूचनाएं हमें प्रदर्शित होती हैं वो सभी सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में होती हैं। मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है और साथ ही साथ प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर जो होता है वो डेटा को हार्ड कॉपी में चेंज करता है। और यहाँ लिखा हुआ है प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इन दोनों में बहुत ही कॉमन सा अंतर है जिन्हें आप सब आसानी से समझ जाएंगे कि वह प्रिंटर जिसका प्रिंटर हेड पेज से टकरा करके और छोटी छोटी बूंदों के द्वारा पूरे पेज पर इंफॉर्मेशन को छापने का काम करता है, उसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, इसमें प्रिंटर के हेड और पेज का कोई भी संपर्क नहीं होता है, यानी कि प्रिंटर हेड पेज पर नहीं टकराता है और बिना वह पेज पर टकराए ही इंफॉर्मेशन को पेपर पर छापने का काम करता है। इसलिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और साथ ही साथ बहुत तेज गति से काम करने वाले होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत सबसे जो शक्तिशाली प्रिंटर आता है वह है लेजर प्रिंटर। और देखिए यहाँ पर बहुत ही खास बात लिखी है, लेजर प्रिंटर की स्पीड PPM यानी पेज पर मिनट में मापी जाती है। जी हाँ दोस्तों, लेजर प्रिंटर जो है यह पेज पर मिनट के स्पीड में सूचनाओं को प्रिंट करने का काम करता है। जबकि यहाँ पर दूसरी लाइन लिखी हुई है बहुत ही खास कि लेजर प्रिंटर की क्वालिटी DPI यानी कि डॉट पर इंच में मापी जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों बात बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि DPI क्या है और पेज पर मिनट क्या है, किस तरह से कब हम आंसर देंगे। तो आपको बता दें कि अगर लेजर प्रिंटर की स्पीड पूछी जाएगी तो वह पेज पर मिनट में होगा, लेकिन अगर लेजर प्रिंटर की क्वालिटी पूछी जाती है तो वह DPI यानी डॉट पर इंच में होगा। और आपको बता दें लेजर प्रिंटर की DPI 600 DPI के अबव होती है, यानी 600 डॉट पर सेकेंड के डॉट पर इंच के ऊपर होता है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर स्पीड पूछा जाएगा तो पेज पर मिनट और अगर क्वालिटी पूछी जाएगी आपसे तो आप उस समय DPI यानी कि डॉट पर इंच पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही खास क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी डिवाइस में जो सॉफ्टवेयर पहले से एम्बेडेड होते हैं उसका नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए और समझिए, किसी डिवाइस में जो सॉफ्टवेयर पहले से एम्बेडेड होते हैं उसका नाम क्या है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जा रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, ये चार ऑप्शन आपको मिल चुके हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। तो आप बताइए सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं कर सकता है, इन्हें हम OS भी कहते हैं यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसके अलावा किसी OS पे जो सॉफ्टवेयर रन करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं।
और इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो भी खराबियां होती हैं या जो कुछ भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम प्रयोग करते हैं वो कहलाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर वह डिवाइस जिसमें सॉफ्टवेयर पहले से ही एम्बेडेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो उसका नाम क्या है, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर। फर्मवेयर सॉफ्टवेयर जो है, जैसे कि आप अगर कोई सेल फोन खरीदते हैं या कोई फ़ोन वगैरह आपने लिया है, तो आप जैसे ही उसे लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्ट करते हैं तो डिवाइस का जो ड्राइवर होता है वो आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने लगता है या फिर आपसे इंस्टॉल करने की परमिशन लेता है। तो वो क्या होता है, आपके डिवाइस में, आपके मोबाइल फ़ोन में या आप जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उस डिवाइस का एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है, जो जैसे ही दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट होता है तो तुरंत जो है इंस्टॉल करने की बात करता है। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये कंप्यूटर सिस्टम का शॉल होता है और यही कंप्यूटर सिस्टम में यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। जबकि जो भी हम कंप्यूटर पर प्रत्यक्ष रूप से वर्क करते हैं वो सभी काम हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं। हम लोग देखते हैं इनके बारे में आगे। देखिए, बहुत ही खास लिखा हुआ है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि विंडोज़, लिनक्स, युबंतु एक्सेट्रा, यानी और भी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में, पूरे कंप्यूटर सिस्टम के सभी हार्डवेयर को रन कराने में आपकी हेल्प करते हैं और साथ ही साथ यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस का भी काम करते हैं ताकि आप आसानी से कंप्यूटर सिस्टम पर काम कर सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर, या कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर लिखा हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे वर्ड, एक्सेल, पेंट एक्सेट्रा। जी हाँ दोस्तों, जो भौतिक कार्यों को करने में आपकी मदद करता है, जिसके द्वारा आप प्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर पर कुछ ना कुछ काम करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट तैयार करना, कोई शीट तैयार करना, कोई डिज़ाइन बनाना, या फिर आप चाहो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जिन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप करते हैं उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जांपल में आप देखिए वर्ड, एक्सेल, पेंट इत्यादि ऑप्शंस का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए बहुत ही खास लिखा हुआ है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा खास होता है। जिससे देखिए इसमें दिया हुआ है डिस्क क्लीनर। अगर आप अपने डिवाइस के अंतर्गत किसी भी तरह का डिस्क यूज़ कर रहे हैं और अगर उसे हम स्कैन करना चाहते हैं या डिस्क को क्लीन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिस्क क्लीनर या डिस्क स्कैनर होता है वह आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा आपको एंटीवायरस भी मिल जाता है। किसी किसी डिवाइस में, जैसे कि आप अगर स्मार्टफोन खरीदते हैं तो वहाँ पर एंटीवायरस पहले से कुछ एम्बेडेड होते हैं, या फिर आप चाहें तो प्ले स्टोर या फिर आई स्टोर से जा करके अलग अलग एंटीवायरस जो है उसमें इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जबकि इसके अलावा देखिए एक दिया हुआ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में डिस्क डेफ्रिगमेंटर बहुत ही खास है। अगर आपके हार्ड डिस्क की फाइलें इधर उधर अव्यवस्थित हैं तो उन्हें हम चाहते हैं कि एक अरेंज करने की प्रक्रिया, यानी व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम सुचारू रूप से काम करें, तो उसके लिए हम डिस्क डेफ्रिगमेंटर ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो ये सभी के सभी ऑप्शंस जो है आपको विंडोज़ ओएस के अंतर्गत बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। तो ये आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस प्रश्न के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ही खास, बिल्कुल ही एकदम नया प्रश्न है। कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर्टिकुलर किसी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या फिर ऑल ऑफ एबव। तो ध्यान से पहले तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आपको बता दें प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, इसे हम क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। और आपको बताना है कि इसमें से
कौन सा ऑप्शन जो है वो प्रोप्राइटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑल ऑफ एबव। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यानी कि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। कैसे? तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो निःशुल्क आपको मिल जाते हैं, जबकि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें आपको परचेस करना होता है, यानी कि वह क्लोज सोर्स होते हैं, यानी वो प्रोप्राइटरी होते हैं। ठीक उसी तरह से कुछ एप्लीकेशन आपको ऐसे मिलते हैं जो फ्री ऑफ कास्ट मिल जाते हैं, जबकि कुछ एप्लीकेशंस को आपको परचेज करना पड़ता है। तो इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हो जाएंगे और साथ ही साथ कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कुछ एंटीवायरस वगैरह आपके डिवाइस में फ्री ऑफ कास्ट भी मिल जाते हैं, जबकि ज़्यादातर एंटीवायरस आपको परचेस करने होते हैं। तो यह भी एक तरह का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होगा। तो यानी कि ये तीनों के तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यह तीनों ही प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाएंगे। इसलिए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। हमने आपको बता दिया है कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को ही क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखते हैं इनके बारे में नेक्स्ट फैक्ट क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है वह सॉफ्टवेयर जो निःशुल्क प्राप्त होता है उसे हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। बिल्कुल, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल जाता है, जिसे आपको परचेस करने के लिए, जिसका सोर्स कोड लेने के लिए आपको किसी भी तरह के पैसे को खर्च नहीं करना होता है, उसे हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और दूसरा यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वह सॉफ्टवेयर जो निःशुल्क नहीं होता है, यानी जिसका सोर्स कोड आपको ऐसे फ्री ऑफ कास्ट नहीं मिलेगा, उसे हम बोलते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर और उसी को प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं तो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का क्लोज सोर्स यानी कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, जबकि युबंतु की अगर हम बात करें तो वह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि फ्री ऑफ कास्ट है, निःशुल्क है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही खास प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, जीएनयू प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, जीएनयू प्रोजेक्ट जो है वो लिनक्स के अंतर्गत प्रयोग किया गया है और यह पूछा गया है कि जीएनयू प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन दिया हुआ है जनवरी 1983, जनवरी 1984, अगस्त 1985 या अगस्त 1986। आपको बताना है कि जीएनयू प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो कब हुई थी। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 1984 के अंतर्गत जीएनयू प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी और यह जीएनयू प्रोजेक्ट स्पेशली फ्री ऑफ कास्ट, जो भी पिछला हमने क्वेश्चन आपको बताया है, जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयरों के लिए खासकर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। अब इसका फैक्ट क्या दिया हुआ है देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे बहुत ही ध्यान से लिखा हुआ है, जेएनयू प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट रिचर्ड स्टालमैन ने 27 सितंबर 1983 में किया था। जी हाँ दोस्तों, रिचर्ड स्टालमैन ने ही इसका अनाउंसमेंट किया था, यही इसको बनाने वाले जीएनयू प्रोजेक्ट को है और यह जो है सबसे पहली बार 27 सितंबर 1983 में इन्होंने इसका सबसे पहली बार अनाउंसमेंट किया था। इसके अलावा देखिए हम बहुत खास बात दी हुई है कि 1991 में इसे लिनक्स कर्नल के लिए डेवलप किया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह जो जीएनयू प्रोजेक्ट है एक बार फिर से 1991 में स्पेशली लिनक्स के कर्नल वर्जन के लिए इसको डेवलप किया गया था। और जीएनयू प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही खास एक प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से डेवलपर के कॉपीराइट को आप आसानी से यहाँ पर जो है फ्री ऑफ कास्ट भी यूज कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है युबंतु ओएस में यूजर अकाउंट बदलने के लिए किस इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर युबंतु ओएस आपने देखा होगा तो वहां पर पूछा है कि यूजर अकाउंट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो किस इंडिकेटर का आप प्रयोग करेंगे। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है नेटवर्क इंडिकेटर, इसके अलावा ऑप्शन मिला है आपको मैसेजिंग इंडिकेटर, सेशन इंडिकेटर और साउंड इंडिकेटर। आप किस इंडिकेटर का प्रयोग करके और युबंतु ओएस के अंतर्गत यूजर अकाउंट को चेंज कर सकते हैं?
यूजर अकाउंट के बारे में आपको बता दें तो आप एक ही कंप्यूटर सिस्टम के एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर अलग अलग यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको अलग से एक डेस्कटॉप प्रोवाइड हो जाए और जिस पर आप खूब आसानी से अच्छे से काम कर सकें। तो यहाँ पर अगर यूबंतु ओएस के अंतर्गत अगर आपको यूजर अकाउंट चेंज करना हो तो कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे। आई होप आपने बिल्कुल राइट आंसर अपने नोटबुक पे दर्ज कर दिया होगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जी हाँ दोस्तों, सेशन इंडिकेटर, ये बिल्कुल ही राइट आंसर यहां पर दिया हुआ है। यहां पर आप यूजर अकाउंट, रीस्टार्ट, शट डाउन और साथ ही साथ और भी कई सारी सेटिंग जो है आप सेशन इंडिकेटर के अंतर्गत कर सकते हैं। जबकि नेटवर्क इंडिकेटर जो होता है आपको नेटवर्क को दिखाने का काम करता है। अगर आप अपने डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन को कनेक्ट कर लेते हैं तो आपको नेटवर्क इंडिकेटर के अंतर्गत शो करेगा कि नेटवर्क है अथवा नहीं है। इसके अलावा किसी तरह का मैसेज अगर आपको मिलता है तो वह मैसेजिंग इंडिकेटर के अंतर्गत मिल जाएगा। और अगर आप अपने सिस्टम में साउंड वगैरह सुन रहे हैं तो साउंड इंडिकेटर के थ्रू आप आसानी से उनको इंडिकेट कर सकते हैं। जबकि सेशन इंडिकेटर के अंतर्गत आपको यूजर अकाउंट चेंज करने की सुविधा मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें क्या फैक्ट मिलता है हमको। यहाँ पर युबंतु के बारे में दिया है। युबंतु प्रोजेक्ट को कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। जी हाँ दोस्तों, युबंतु एक तरह का प्रोजेक्ट था जिसे कि युबंतु ओएस जो दिया हुआ है, इस प्रोजेक्ट को सबसे पहली बार कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा स्पॉन्सर किया गया था, यानी प्रायोजित किया गया था। आगे देखिए बहुत ही खास दिया हुआ है कि युबंतु एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं डिस्कस कर रहा था कि जो सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कास्ट होते हैं अर्थात निःशुल्क होते हैं उन्हें हम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और इसकी एक और खासियत है कि इसका सोर्स कोड कोई भी डेवलप कर सकता है, यानी कि यह चेंजेबल होता है। और एक सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही यहाँ पर खास बात दिया हुआ है वो है युबंतु एक्सिक्यूटेबल फाइल, यानी कि जो फाइल .exe की फाइल होती है उनका यह समर्थन नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, और यही फैक्ट है, यही कारण है कि युबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी तरह का वायरस आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, युबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी वायरस नहीं होता, इसीलिए आप इसमें रिफ्रेश का ऑप्शन भी नहीं देखेंगे। तो युबंतु एक बहुत ही खास ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन सोर्स, जिसमें एक्सिक्यूटेबल फाइल यानी कि .exe की फाइल का यह समर्थन नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर बहुत ही खास दिया हुआ है। विंडोज ओएस में चेंज किया गया रेजोल्यूशन अपने आप स्वतः कितनी देर में डिफॉल्ट सेट हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आप रेजोल्यूशन को देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं और अगर आप उसे थोड़ी देर छोड़ देंगे तो अपने आप डिफॉल्ट वही रेजोल्यूशन सेट हो जाएगा। तो यह डिफॉल्ट अपने आप सेट होने के लिए कितना समय वह लेता है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड या फिर 60 सेकेंड। आपको कितना समय अगर आप छोड़ देते हैं अपने रेजोल्यूशन को केवल चेक करके तो वह कितनी देर बाद अपने आप वही डिफॉल्ट में सेट हो जाएगा। तो आई होप आपने बिल्कुल राइट आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, आपको कम से कम 15 सेकेंड का वह समय देगा, अधिक से अधिक भी आपको 15 सेकेंड का समय देगा। 15 सेकेंड बाद अपने आप डिफॉल्ट में वही रेजोल्यूशन सेट हो जाएगा जिसको कि आप सेलेक्ट किए रहेंगे। आपको बता दें कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत विंडो पर दिखाई देने वाले सभी आइकॉन्स, फॉन्ट या इन सब को देखने के लिए हम रेजोल्यूशन की सेटिंग करते हैं और इसका जो डिफॉल्ट टाइमिंग है वह 15 सेकेंड है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में फैक्ट क्या दिया हुआ है। तो देखिए बहुत ही खास यहाँ पे बात लिखी हुई है। विंडोज ओएस में अगर छोटे डिजिट वाले रेजोल्यूशन डिस्प्ले आइटम को लार्ज करते हैं, जबकि बड़े डिजिट वाले रेजोल्यूशन जो होते हैं वो डिस्प्ले आइटम को स्मॉल में प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल चेंज है, आपको इसे याद रखना पड़ेगा। अगर आप छोटे डिजिट वाले रेजोल्यूशन को सेट करेंगे तो डिस्प्ले के सारे आइटम आपको बड़े बड़े दिखाई देंगे, जबकि अगर आप बड़ा डिजिट यूज करेंगे रेजोल्यूशन के लिए तो आपको वहां पर डिस्प्ले आइटम जो है वो छोटे छोटे दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट फैक्ट दिया हुआ है कि विंडोज ओएस में ज़्यादातर पीसी
1366 गुणे 768 यानी 1366 इंटू 768 रेजोल्यूशन को रिकमेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, आप ज़्यादातर पीसी पे देखेंगे तो यही रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर हम जैसे ही इसकी अंकों को कम करेंगे तो हमको डिस्प्ले आइटम लार्ज होकर के मिल जाएगा, और अगर जैसे ही हम स्मॉल करते हैं तो यानी कि यहाँ पर जैसे हमने 1366 इंटू 768 रेजोल्यूशन यूज करेंगे तो जो हमारे डिस्प्ले आइटम होंगे वो पहले की तुलना में यानी कि लार्ज डिजिट की तुलना में और ज़्यादा छोटे छोटे दिखाई देने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है यहाँ पे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि इस तरह का वीडियो मैं आप सबके लिए बनाता रहूं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया हुआ है, राइटर के विंडो में वर्ड रैपिंग की सेटिंग कहाँ से की जाती है। जी हाँ दोस्तों, वर्ड रैपिंग की यहाँ पर बात हो रही है कि अगर हम वर्ड रैप की सेटिंग करना चाहते हैं तो हमें किस जगह से उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, टाइटल बार, हॉरिजॉन्टल रूलर, वर्टिकल रूलर या फिर स्टेटस बार। सबसे पहले तो आपको बता दें कि राइटर जो है यह लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत आने वाला एक तरह का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, और जब हम लिब्रे ऑफिस के वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम राइटर को ओपन करते हैं तो उसके विंडो में हमको वर्ड रैपिंग की सेटिंग करने की सुविधा मिल जाती है। वर्ड रैपिंग क्या होता है? वर्ड रैप की सेटिंग से आप कहाँ से कहाँ तक पेज पर टेक्स्ट को लिखने वाले हैं इसकी सेटिंग का आप निर्धारण करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के अंतर्गत पेज पर कहाँ से कहाँ तक हमें लिखना है इसकी सेटिंग करने के लिए हमको वर्ड रैपिंग ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है। और इसके लिए यहाँ पर हम किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? आई होप आपने राइट आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, सेकंड नंबर का ऑप्शन हॉरिजॉन्टल रूलर। जी हाँ दोस्तों, आपको हॉरिजॉन्टल रूलर से ही वर्ड रैपिंग की सेटिंग करने की सुविधा मिलती है। और आपको बता दें वर्ड रैपिंग जो है यहाँ पर 3 अलग अलग तरह का आपको मिल जाता है, जिसे कि हम नो रैप, रैप टू विंडो और रैप टू रूलर के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, नो रैप कर देने पर यह एक ही लाइन में टेक्स्ट लिखता चला जाएगा जब तक कि हम एंटर बटन ना प्रेस करें, जबकि रैप टू विंडो करने पर आपका टेक्स्ट जो है वो विंडो तक शो होता है। इसके अलावा जैसे ही अगर आप यहाँ पर रैप टू रूलर का यूज़ करते हैं तो रैप टू रूलर का प्रयोग करने के बाद आपको वह केवल रूलर के अंतर्गत दिखाई देगा, और ये सारी की सारी सेटिंग आपको हॉरिजॉन्टल रूलर पर मिल जाती है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं इसे हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए 9 क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट दिया कि हॉरिजॉन्टल रूलर से आप टैब की सेटिंग, मार्जिन की सेटिंग, इंडेंट की सेटिंग आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हॉरिजॉन्टल रूलर से टैब सेटिंग, मार्जिन, इंडेंट की सेटिंग की जा सकती है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि हॉरिजॉन्टल रूलर जो होता है वह वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में आपको लेफ्ट टू राइट में शो होता है, और यह आपको डॉक्यूमेंट पेज के ठीक ऊपर दिखाई देता है। यहाँ पर आप आसानी के साथ टैब बटन की सेटिंग करते हैं, और टैब बटन का डिफ़ॉल्ट स्टॉपिंग पॉइंट जो होता है वो 0.5 होता है, जबकि यहीं से आप मार्जिन की भी सेटिंग कर सकते हैं। मार्जिन को हम हिंदी में हाशिया कहते हैं, और आप चाहें पेज पर अगर हाशिया लगाना तो हॉरिजॉन्टल रूलर का आप यूज़ कर सकते हैं। मार्जिन 4 तरह के होते हैं जिन्हें कि हम लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर इंडेंट की सेटिंग करने की भी सुविधा मिल जाती है। इंडेंट के ही माध्यम से आप टेक्स्ट रैपिंग की सेटिंग को करते हैं, और इंडेंट जो है यहाँ पर आपको 3 प्रकार का मिल जाता है, जिसे हम लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरा यहाँ पर फैक्ट देखिए दिया हुआ है बहुत ही खास कि राइटर में वर्टिकल रूलर डिफ़ॉल्ट में हाइट होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लिब्रे ऑफिस का राइटर अगर यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर जो वर्टिकल रूलर होगा वो छुपा हुआ मिलेगा, यानी कि डिफ़ॉल्ट में वह शो नहीं होता है। और अगर उसे आप लाना चाहते हैं तो आपको व्यू मेन्यू के अंतर्गत जा करके और वर्टिकल रूलर को शो कराना होगा, या फिर इसके लिए आप शॉर्टकट प्रयोग कर सकते हैं Ctrl+Shift+R। जी हाँ दोस्तों, Ctrl+Shift+R बटन का भी आप प्रयोग करके और रूलर को शो या हाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत ही खास यह भी राइटर से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, राइटर में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम राइटर
एप्लीकेशन चला रहे हैं तो वहां पर एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी कि लाइन की स्पेसिंग कितनी होगी। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है यहाँ पर 1 पॉइंट, 1.15 पॉइंट, 1.5 पॉइंट और साथ ही साथ 2 पॉइंट, यानी कि राइटर के अंतर्गत बाय डिफॉल्ट जो लाइन की स्पेसिंग होगी वो कितनी होगी, आपको यहाँ पर बताना है 1, 1.15, 1.5 या फिर 2। तो यहाँ पर राइट आंसर राइटर के अंतर्गत हो जाएगा ऑप्शन 1। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन पहला यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 1 पॉइंट जो है आपका राइटर में बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होता है, जबकि अगर आपने MS वर्ड यूज़ किया हुआ है तो वहाँ पर आपको 1.15 मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप MS वर्ड चलाए हुए हैं, ज़्यादातर अगर आपने MS वर्ड का यूज़ किया है तो वहाँ पर लाइन की स्पेसिंग जो डिफ़ॉल्ट होती है वो 1.15 होता है, जबकि ठीक राइटर के अंतर्गत जो लिब्रे ऑफिस में आता है उसके अंतर्गत आपको केवल 1 पॉइंट डिफ़ॉल्ट में मिलता है। आप चाहें तो 1.15, 1.5 और 2 इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सभी के सभी लाइन स्पेसिंग ही है, लेकिन यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पूछा गया है इसलिए डिफ़ॉल्ट इसका राइट आंसर 1 यानी कि 1 पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हमको मिल रहा है। तो देखिए बहुत ही खास लिखा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के फैक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं कि लिब्रे ऑफिस में अलाइजमेंट जो होते हैं वो 4 होते हैं, और अलाइजमेंट हम लेफ्ट, राइट, इसके अलावा सेंटर और जस्टिफाई, ये 4 जो है आपके टेक्स्ट अलाइजमेंट होते हैं। अलाइजमेंट को हम टेक्स्ट अलाइजमेंट भी कहते हैं। साथ ही साथ आप चाहो तो शेप का भी अलाइजमेंट आप आसानी से कर सकते हैं। तो शेप के अलाइजमेंट अलग होते हैं और साथ ही साथ टेक्स्ट के अलाइजमेंट आपके अलग होते हैं। तो यहाँ टेक्स्ट अलाइजमेंट की बात हो रही है। टेक्स्ट अलाइजमेंट केवल 4 होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और साथ ही साथ जस्टिफाई। जबकि इंडेंट जो है आपको 3 मिल जाते हैं। इंडेंट की सेटिंग अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल रूलर पर ही आप इंडेंट की सेटिंग करते हैं, और इंडेंट 3 होते हैं जिन्हें हम लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ओरिएंटेशन दिया हुआ है। ओरिएंटेशन भी 2 तरह का होता है, जिसे हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहते हैं, जिसको हिंदी में हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ऊर्ध्वाधर अर्थात जो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, जबकि क्षैतिज जो होता है वह लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाहिने की तरफ या दाहिने से बाएं की तरफ वो क्षैतिज के रूप में होता है, जिसे कि हम लैंडस्केप कहते हैं। एक और ख़ास बात यहाँ पे दिया हुआ है, साइड बार डिफ़ॉल्ट में राइट में होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर चला रहे हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर आपको साइड बार डिफ़ॉल्ट में दाहिनी तरफ एक पतली पट्टी के रूप में मिल जाता है, और आप उसे आसानी से वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खास क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। एक फार्मूला से रिलेटेड यहाँ पर यह प्रश्न है इक्वल मोड स्टार्ट ब्रैकेट 75, 6 ब्रैकेट क्लोज का आउटपुट क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मोड फंक्शन की बात हो रही है कि मोड फंक्शन में अगर इस तरह का कंडीशन मिल रहा है तो इसका आउटपुट रिजल्ट जो है वो आपको कैल्क के अंतर्गत या फिर एक्सेल के अंतर्गत क्या मिलेगा। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है 450, 12, 3 या फिर 1। तो आपको यहाँ पर बताना है कि मोड के अंतर्गत इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, 3 जो है बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब कैसे होगा इसे हम समझते हैं। आपको बता दें कि कैल्क के अंतर्गत या भी किसी भी जितने भी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसमें जब भी हम कोई फार्मूला फंक्शन यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हम इज इक्वल टू यानी बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। इसके बाद फंक्शन का नाम है मोड। मोड फंक्शन जो है वो दिए गए संख्या का शेषफल दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या दर्शाता है, जो भी शेष बचा होता है भाग देने के बाद उसका यह आउटपुट रिजल्ट करता है। तो अगर हम 75 को यहाँ पर भाग दें 6 से यानी कि 6 संख्या से 75 में हम भाग करते हैं तो जो हमको उसका शेषफल प्राप्त होगा वह होगा 3। तो यहाँ पर मोड फंक्शन जो है इस
अंकों का जो आउटपुट हमें शो करेगा उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत ही खास यहाँ पर यह प्रश्न बना हुआ है, इसका आप आसानी से कैल्क या फिर एक्सेल में यूज करके देख लीजिएगा, आपको वहां पर इसका राइट आंसर 3 मिल जाएगा। आप जब कभी भी इस तरह का मोड फंक्शन आपको क्वेश्चन में मिल जाए तो आप सिंपली जो संख्या दी हुई है उस संख्या के अगली संख्या से उसमें भाग दीजिए और भाग देने के बाद जो शेष आपको प्राप्त हो वही मोड फंक्शन का आउटपुट होगा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या यहाँ पे फंक्शन मिल रहा है, हमको फैक्ट मिल रहा है। देखिए बहुत ही खास यहाँ पर बातें दी हुई हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन कौन से फैक्ट हैं, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ डिस्कस किया गया है। जैसे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत आपको रो मिल जाता है 1048576 1048 576, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्मेट में कह सकते हैं 2 का पावर 20 यानी 2 का पावर 20 जो होगा वह रो होगा किसके अंतर्गत, लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत। जबकि कॉलम की बात करें तो कॉलम उसमें होता है 1024 यानी 1024 और सबसे लास्ट कॉलम का नाम है ANJ। यह भी कई बार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सेल का यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल कितने होते हैं, तो हमने आपको पिछले भी वीडियोस में अपने बताया हुआ है कि जब हम रो और कॉलम में हम गुणा कर देते हैं तो जो हमको गुणनफल मिलता है, जो हमको रिजल्ट मिलता है वह जो है सेल का डिजिट होता है। तो आप कभी भी 1048576 में 1024 का गुणा करके देखिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा 1073741824 और यह जो है वो सेल की संख्या होगी। इसको हम शॉर्ट फॉर्मेट में अगर कहें तो 2 का पावर 30, जी हाँ दोस्तों 2 की घात 30 अगर हम कर देंगे तो हमको सेल का संख्या मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए बहुत ही खास है, इसको भी कई बार पूछा गया है कि कैरेक्टर्स इन वन सेल। जी हाँ दोस्तों, एक सेल के अंतर्गत कैल्क के एक सेल में आप कितने कैरेक्टर जो है वो लिख सकते हैं, तो राइट आंसर है 32,767 यानी 32767। आप इतने कैरेक्टर जो है एक सेल में लिख सकते हैं और इस तरह से आपको कुल इतने सेल जो है वो मिल जाते हैं, वो भी एक शीट के अंतर्गत। और यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपको मैक्सिमम सीट जो मिलती हैं उनकी संख्या है 10,000। जी हाँ दोस्तों 10,000 तक कुल टोटल आपको इसमें शीट मिल जाती है और हर सीट पे आपको इतने सेल मिल जाते हैं और हर सेल में आप इतना कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं। तो आप सोचिए कैल्क की एक सीट में कितना ज़्यादा डेटा जो है वो स्टोर करके आसानी से रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत ही खास प्रश्न है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में करेंट डेट एंड टाइम इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क आप चला रहे हैं और किसी भी सेल में आप करेंट डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कंट्रोल शिफ्ट सेमीकॉलन। जी हाँ दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकॉलन या फिर कंट्रोल शिफ्ट कॉलन या फिर कंट्रोल अल्ट कॉलन या फिर कंट्रोल अल्ट सेमीकॉलन। आपको कौन सा सिंबल यूज करना है, कौन सा शॉर्टकट यूज करना है जिससे कि आपके सेल में करेंट डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाए, वो भी लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यहाँ दोस्तों पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन बटन जैसे ही किसी सेल को एक्टिव करके और आप प्रेस करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जो भी करेंट डेट एंड टाइम होगा वो आपके सेल के अंतर्गत आकर के इंसर्ट हो जाएगा। और आपको एक खास बात बता दें, अगर सेल की चौड़ाई से ज़्यादा डेटा हम सेल के अंतर्गत इंसर्ट कर देते हैं तो सेल में हैज़ जो चिन्ह है वो आपको बन के मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर सेल में आप डेट एंड टाइम करंट में इंसर्ट करते हैं तो तुरंत आपके सेल के अंतर्गत हैज़ का आइकन आपको बन के मिल जाएगा और आप सेल के कॉलम पर जाकर के डबल क्लिक जब माउस से करेंगे तो वह जो है हैज़ का आइकन हट के और आपको पूरा का पूरा करेंट डेट और टाइम जो है वो दिखाना शुरू कर देगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट क्या है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही खास दिया है लिब्रे ऑफिस के एप्लीकेशंस जो हैं उनके नाम। जैसे लिब्रे ऑफिस में कुल 6 एप्लीकेशन है जिसमें हम राइटर एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। इसके अलावा कैल्क है जिसे हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। इसके अलावा इम्प्रेस है जो कि प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है।
बेस है जो कि डाटाबेस प्रोग्राम है, ड्रॉ है जो कि ग्राफिक एडिटर है, और साथ ही साथ मैथ है जिसे कि हम मैथमेटिकल फार्मूला एडिटर के नाम से जानते हैं। तो ये 6 एप्लीकेशन आपको मिलते हैं जिन्हें आप लर्न रखिएगा। अक्सर करके पूछा जाता है तो लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, बेस, ड्रॉ और मैथ, ये 6 एप्लीकेशन आते हैं जो कि वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डाटाबेस, ग्राफिक एडिटर और मैथमेटिकल फार्मूला एडिटर का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया हुआ है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा व्यू नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत जब हम स्लाइड तैयार करते हैं तो उनको हम अलग अलग व्यू में देख सकते हैं, और यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा व्यू नहीं होता है। तो ये नहीं शब्द जो है काफी इस प्रश्न को खास बना दिया है, तो आपको ध्यान से पूरे ऑप्शंस को देखना है। पहला ऑप्शन है नॉर्मल व्यू, नोट पेज व्यू, आउटलाइन व्यू या फिर हैंड आउट मास्टर व्यू। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में कौन सा व्यू इम्प्रेस के अंतर्गत आपको नहीं मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिससे आप अलग अलग प्रेजेंटेशन फाइल यानी कि प्रस्तुतिकरण फाइल बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू जो है वो आपको इम्प्रेस के अंतर्गत नहीं मिलता है, जबकि नॉर्मल, नोट पेज और हैंडआउट मास्टर व्यू आपको इम्प्रेस के अंतर्गत मिल जाता है। आउटलाइन व्यू जो है वो आपको राइटर यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के अंतर्गत मिलता है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं, तो बहुत ही खास यहाँ पे प्रेजेंटेशन से रिलेटेड फैक्ट दिया है कि प्रेजेंटेशन फाइल का प्रत्येक पेज जो होता है वह स्लाइड कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंटेशन फाइल जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें जितने भी पेज का हम यूज करते हैं वो सभी के सभी पेज जो है वो स्लाइड कहलाते हैं, और स्लाइड पर बने बॉक्स प्लेस होल्डर कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, स्लाइड पर जो बॉक्स बने होते हैं जिनमें हम टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, जिसमें क्लिक ऐड टू टाइटल अथवा क्लिक ऐड टू सब टाइटल लिखा हुआ आपको मिल जाता है, उसे हम प्लेस होल्डर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए दिया हुआ है न्यू स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट कंट्रोल एम होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब इम्प्रेस के अंतर्गत हमको नई स्लाइड लेनी होगी तो कंट्रोल प्लस एम का यूज करेंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस एम न्यू स्लाइड के लिए। लेकिन अगर नया पेज यानी नया फाइल आपको बनाना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एन का यूज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नई स्लाइड के लिए कंट्रोल एम का यूज करना है, जबकि नया पेज लेने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न नंबर 14 बहुत ही खास है। करंट स्लाइड को शो कराने का शॉर्टकट की क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन प्रोग्राम में कई स्लाइड बना चुके हैं, उन स्लाइडों पर अलग अलग एनिमेशन का आप यूज कर चुके हैं, और आप जिस स्लाइड पर मौजूद हैं केवल उसी स्लाइड को आप देखना चाहते हैं, तो कौन सा शॉर्टकट प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन देखिए दिया हुआ है F5, शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5 या फिर अल्ट प्लस F5। तो आपको बताना है कि करंट स्लाइड को शो कराने का शॉर्टकट की क्या है। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, शिफ्ट के साथ जब हम F5 बटन प्रेस करते हैं तो हमारा जो स्लाइड होता है केवल वही स्लाइड हमको प्ले होकर के मिलता है जिस स्लाइड पर हम मौजूद रहते हैं, जबकि अगर हम केवल F5 बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे पहले स्लाइड से हमारा पूरा प्रेजेंटेशन आपको प्ले हो करके शो हो करके मॉनिटर स्क्रीन पर फुल स्क्रीन में दिखाई देने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, तो F5 जो होता है वो यहाँ पर स्लाइड शो का शॉर्टकट होता है, और अगर करेंट स्लाइड शो करना हो तो उसके लिए हमको शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट का प्रयोग करना होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो बहुत ही खास फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन के पॉपअप विंडो में जो रेक्टेंगल बॉक्स बना होता है उसको हम चेक बॉक्स, जबकि जो सर्कल नुमा बॉक्स बना होता है उसको हम रेडियो बटन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जब भी कोई एप्लीकेशन चलाते हैं या विंडोज़ की सेटिंग करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो आता होगा जहां पर एक रेक्टेंगल बॉक्स बना हुआ होता है। जैसे ही आप इस पे माउस या किसी पॉइंटर डिवाइस से क्लिक करते हैं तो इस पर एक सही का निशान बन जाता है। तो इस रेक्टेंगल बॉक्स को हम
यहाँ पर चेक बॉक्स के नाम से जानते हैं, जबकि एक सर्कल नुमा बना होता है बॉक्स जिस पर हम क्लिक करते हैं तो एक बोल्ड डॉट बन जाता है, उसे हम रेडियो बटन कहते हैं। जबकि नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बहुत खास लिखा हुआ है, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कर ऑब्जेक्ट खिसकाने की प्रक्रिया ड्रैग कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकाते हैं तो वही प्रक्रिया ड्रैग कहलाती है। तो यहाँ पर बहुत ही खास ये दोनों फैक्ट दिए हुए, इनको याद रखिएगा दोस्तों। ये सारे के सारे फैक्ट जो है आप किसी नोटबुक पर नोट करते चलिए, साथ ही साथ जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनका आंसर आप देते चलिए, ताकि आपको ये सभी के सभी प्रश्न आसानी से तैयार हो सके। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो अब तक देखा हुआ है तो बिना लाइक किए आप नहीं जाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो की माध्यम से उनको और भी ढेर सारी जानकारी कंप्यूटर के विषय में मिल सके। ये सभी के सभी प्रश्न जो है वो पुरानी परीक्षाओं में, अलग अलग वनडे एग्जामों में, साथ ही साथ कंप्यूटर के ओ लेवल, ए लेवल या फिर ट्रिपल सी, बीसीसी के अंतर्गत रिपीटेड है, पूछे गए हैं, उनका मैं संग्रह लेकर के आप सबके लिए मास्टर वीडियो के सीरीज में आ रहा हूं और इन सभी प्रश्नों पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी जानकारी और भी ज़्यादा तेजी से बढ़ सके। अब वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इक्वल लेन स्टार्ट ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा है CCI नगरा डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज ब्रैकेट क्लोज का आउटपुट क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यह भी एकदम स्प्रेडशीट एप्लीकेशन प्रोग्राम का एक फार्मूला है, फंक्शन है, जो कि कैल्क में या एक्सेल में आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पूछा है कि इस लेन फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, जो यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, अगर इसे हम किसी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में यूज करते हैं तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है 7, 8, 9 एंड 10, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा अगर हम इस फंक्शन का यूज करेंगे। आई होप आपने बिल्कुल सही अपने नोटबुक में दर्ज कर लिया होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर लेन का पूरा नाम है लेंथ, यानी कि जो भी शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है उसका लेंथ कितना है, तो आपको सिंपली उसे काउंट कर लेना है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको सिंपली करना क्या है कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत शब्द लिखे गए हैं या फिर जो कैरेक्टर्स लिखे गए हैं उनको सिंपली आपको काउंट कर लेना है। तो यहाँ हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि 8 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप काउंट करेंगे, जितना यहाँ पर कैरेक्टर होगा वही इसका आउटपुट होगा। एक बार फिर से काउंट करके देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी टोटल 8 कैरेक्टर का लेंथ है, इसलिए इसका आउटपुट केवल आपको 8 मिलेगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा लिखने की प्रक्रिया बर्न कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क पर अगर हम डेटा लिखते हैं तो उस प्रक्रिया को बर्न कहा जाता है। और ऑप्टिकल डिस्क में हम डेटा को केवल एक बार लिखते हैं। आपको बता दें कि ज़्यादातर ऑप्टिकल डिस्क जो है वो राइट वन रीड मैनी होते हैं, और ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत CD, DVD और ब्लू रे डिस्क आ जाते हैं। CD की कैपेसिटी जो होती है वो 700 MB होती है, जबकि एक नॉर्मल DVD की कैपेसिटी जो होती है वो 4.7 GB होती है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैपेसिटी वाला ऑप्टिकल डिस्क होता है उसे ब्लू रे डिस्क के नाम से जाना जाता है, और उसकी कैपेसिटी 45 अप टू 50 GB, यानी कि 45 GB से लेकर के 50 GB तक ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी होती है। कुछ ऐसे भी ऑप्टिकल डिस्क होते हैं जो कि रीराइटेबल होते हैं, यानी कि उन पे हम दोबारा राइट कर सकते हैं, उन्हें दोबारा बर्न कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है, डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाला छोटा चित्र जो होता है वह आइकन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और जब छोटे छोटे चित्र हमको दिखाई देते हैं जिनके नीचे उनका नाम लिखा होता है उन्हें आइकन कहा जाता है। जब भी हम कोई फोल्डर वगैरह क्रिएट करते हैं या कोई फाइल बनाते हैं तो एक उसका फिगर जो है हमारे डेस्कटॉप पर आ जाता है, जो कि आइकन कहलाता है। और रिसाइकल बीन सबसे प्रमुख सिस्टम आइकन होता है। जी हाँ दोस्तों, रिसाइकल बीन जो होता है इसे डस्टबिन भी कहा जाता है, और यह कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम आइकन होता है।
इसके अंतर्गत जितने भी हमारे द्वारा फाइल अथवा फोल्डर्स डिलीट किए जाते हैं वो सब रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाते हैं और रीस्टोर नाम की ऑप्शन की सहायता से दोबारा हम उसे पा भी सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आपने यहाँ पर इन सब का जो है राइट आंसर दे दिया होगा और इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से नोट कर लीजिएगा ताकि इन सभी के सभी प्रश्नों को आप कभी भी रिवीजन कर सकें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा ताकि इस तरह के ढेर सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। आप अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखिए। इस तरह के मास्टर क्लास आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद।